Welcome to our third lecture. Let us take one question. If an astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in the interstellar space at constant rate 50 meter per second square, what is the acceleration of astronaut the instant after he is outside the space? इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा है, पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि मान लो कोई स्पेसशिप है इस तरह से, इस तरह से। अब ये एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। होता क्या है स्पेस, अच्छा, और ये सब सारा कहाँ पर हो रहा है? ये सारा कहाँ पर हो रहा है ये आपको जानना जरूरी है कि ये सारा कहाँ हो रहा है। ये सारा एक ऐसी जगह हो रहा है जहाँ इंटरस्टेलर है, मतलब यहाँ कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है। इस रीजन में नो ग्रेविटी, यानी यहाँ पर कोई फोर्स भी नहीं है, नो फोर्स एक्सटर्नल या फ्रॉम आउटसाइड। यानी कोई अर्थ के ऊपर नहीं है ये कि अर्थ का फोर्स लग रहा है, ये इंटरस्टेलर में घूम कर रहा है, मतलब बिल्कुल स्पेस में मूव कर रहा है। तो इसका कहना है कि मान लो अगर एक पर्सन यहां से अचानक इससे आउट हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, जैसे ही ये इससे बाहर होगा, जब तक ये इसके अंदर बैठा हुआ है तब तक तो इसका एक्सेलरेशन कितना बना होगा? जितना स्पेसशिप का है, क्योंकि स्पेसशिप उसको कैरी करके ले जा रही है। लेकिन जैसे ये आउटसाइड हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहां कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं लग रही है। अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो पार्टिकल या वो बॉडी जिस स्टेट में है वो वैसी स्टेट में रहेगी। इसका ये मतलब है कि गिरते समय या इससे ड्रॉप होते समय इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, है ना। मान लो 500 ले लेते, 500 मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ तो रही होगी। तो जैसे ही ये इस पे ड्रॉप हुआ, इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहां रॉकेट से बाहर निकल चुका है और इस पर इंटरस्टेलर फोर्स भी जीरो है, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी वगैरह है नहीं। इसका मतलब है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जिस वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा था उसी वेलोसिटी से ये मोशन करेगा। इसका मतलब है कि इस पर
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा 0, और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उसकी कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट। क्योंकि भाई वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या है, उसकी स्टेट चेंज करना, या वेलोसिटी बढ़ाना या कम करना, दोनों ही स्टेट चेंज करना होता है। अगर मान लो 0 है तो v वेलोसिटी लाना, और v वेलोसिटी है तो 0 लाना, या 0 से 2 करना, 2 से 4 करना, ये सब चेंज कहलाएगा स्टेट में। और क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, और इसीलिए वो कैसा मोशन करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जिस वेलोसिटी से वो ड्रॉप हुआ था उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, नो एक्सेलरेशन। आई होप दिस विल बी क्लियर। लेट अस नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इनर्शिया पर, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसकी बात करते हैं। तो इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे या अनबैलेंस फोर्स न लगे। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहना चाहती है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्ट होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा बना रहेगा, ईस्ट ही बना रहेगा। अपने आप वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती, अपने आप वो अचानक वो नॉर्थ नहीं चल सकती अपने आप जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसको अपन कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, a body can remain at rest even when external forces are applied on it। अब इसका क्या मतलब है, देखो, अगर कोई बॉडी है और मैंने इस पर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और अगर मैंने इधर से भी 5 न्यूटन का लगा दिया तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो टोटल कितने एक्सटर्नल फोर्स लगने लगे, 2। क्या ये बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि अनबैलेंस नहीं है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आपसे बोले क्या उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस, बिल्कुल रख सकते हैं। नेट एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, नेट नहीं बोला है। अगर इसी को ऐसा बोला जाए, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन it will remain at rest if net external force is 0। okay,
तीसरा पॉइंट, इफ a body is moving, then no external force acts on it. ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो ये फॉल्स है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो है वही रहेगी, यानी स्टेट चेंज नहीं हो रही। स्टेट का मतलब ये केवल ये नहीं होता है कि रेस्ट से मोशन में आ जाना, मोशन से रेस्ट में आना। मोशन का बढ़ना यानी वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का घटना, इसको भी स्टेट चेंज बोला जाएगा। तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो हो सकता है उस पर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो नेट फोर्स 0 है, यानी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए जैसी वो थी वैसी रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो सकता है उस पर 50 एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो पर सबका रिजल्टेंट 0 हो। फोर्थ, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, इसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। देन अब ट्रू या फॉल्स आपको बताते जाना है। पहला, एफ एक्सटर्नल मस्ट बी 0, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? अभी मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्स 50 लग सकते हैं, पर अगर सबका रिजल्टेंट 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। दूसरा, एफ एक्सटर्नल में और मे नॉट बी 0, नेट है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी 0 होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल नहीं। नेक्स्ट, एफ एक्सटर्नल में और मे नॉट बी 0, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों भाई? एक्सटर्नल बोला है, हो सकता है एक्सटर्नल लगे और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए, हो सकता है 5 एक्सटर्नल फोर्स लगे हर तरफ से और वो सब मिला के 0 हो जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग सकता है और हो सकता है ना भी लगे। दोनों ही केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, हो सकती है क्योंकि यहां मे और मे नॉट बोल रहा है। तो हो सकता है 10 एक्सटर्नल फोर्स लगे और सबका रिजल्टेंट 0 हो, और हो सकता है कोई लगे ही ना। ठीक है, ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल और एफ एक्सटर्नल नेट दोनों में अंतर होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कितने भी लग रहे हैं और नेट का मतलब होता है सबका रिजल्टेंट। तो एक्सटर्नल कितने भी लग सकते हैं और लेकिन सबका रिजल्टेंट अगर 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो एक्सटर्नल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट मस्ट बी, मस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए अगर किसी बॉडी पर इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। पांचवा, वेलोसिटी कांस्टेंट मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं, क्योंकि वही स्टेट में चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी, नेट फोर्स 0 है। वेलोसिटी में बी नॉन 0, क्या 0 होना जरूरी है?
क्या कांस्टेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल कांस्टेंट हो सकता है बॉडी केवल कितने से चल रही हो, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हो, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, तो उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकती है। तो मेन भी नॉन जीरो, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। 7th, एक्सेलरेशन जीरो मस्ट बी। यस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या कराता है? वेलोसिटी को चेंज कराता है, यानी स्टेट को चेंज कराता है। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स अगर जीरो है यानी इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। तो ये उसका ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा। अब ये मेन का पांचवा है। मेन का पांचवा है कि जैसे अगर कोई बॉडी है, ये रेस्ट में है और इस पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, तो बॉडी क्या करने लगेगी? इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी। और वो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। इसको मैं ए पॉइंट बोलता हूं, इसका, इसी का बी। अगर बॉडी मोशन में है यानी रेस्ट में होगी बॉडी, तो जिधर फोर्स लगाओगे उधर बॉडी चलने लगेगी। अगर बॉडी मोशन में है, मान लो बॉडी इधर मूव कर रही है और मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया, तो बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लगातार बढ़ने लगेगा, पर नो डायरेक्शन चेंज, पर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पार्टिकल कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। सी। आप देखें, इसको थोड़ा सा और समझ लें। आप देखें कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, सो इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, इट कैन चेंज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीजीपी पॉइंट आप लोग जरूर कहना है कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में लगने लगे, उसी लाइन में लगने लगे, तो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता। केवल और केवल क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड भर चेंज हो सकता है। ओके, अब अपन सी पॉइंट की बात करें। अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है और ये पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है वी से, और आपने क्या किया? आपने फोर्स ऐसा ना लगा के ऐसा लगा दिया, तो इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल टू वेलोसिटी, जो कि होगा एफ कॉस थीटा, और ये होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिसको अपन कहेंगे एफ साइन थीटा। अभी अपन ने बोला था कि पैरेलल जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, या पैरेलल फोर्स लगे वेलोसिटी के, तो वो केवल डायरेक्शन, वो केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। और आप जानते हो कि अगर कोई वेलोसिटी इधर जा रही है, कोई पार्टिकल, और आपने फोर्स ऐसा लगाया, तो धीरे धीरे उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा चेंज होने लगेगा। ये पैराबोलिक या कर्ड पाथ में चलने लगेगा, पैराबोलिक या कर्ड पाथ में चलने लगेगा, क्योंकि सब मुड़ने लगेगा ना भाई इस तरफ। ओके, तो जब फोर्स कुछ एंगल पे लगाया जाएगा तो उसका एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल, तो ये पैरेलल इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा वेलोसिटी के। तो डायरेक्शन को कौन चेंज करेगा? परपेंडिकुलर वाला। हम लोग सर्कुलर मोशन में देख ही चुके हैं कि जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, ये हम देख चुके हैं कि जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो 90 डिग्री पर लगता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन चेंज के लिए।
और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज के लिए। वही काम यहाँ हो रहा है कि फोर्स का जो टेंजेंशियल यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, वो केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वाला होगा वो केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसलिए जब फोर्स वेलोसिटी के कुछ एंगल पे लगाओगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। इसलिए पाथ कैसा हो जाएगा? कर्ड पाथ या पैराबोलिक पाथ। तो अगर आपने कुछ एंगल पे फोर्स लगाते हैं वेलोसिटी के, तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक या कर्ड हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड? Okay, so let us stop here. We will meet in the next lecture. Bye bye.